आज की इस बज़्म में हम खुशनसीब हैं कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खिदमत, दयानत और क़यादत की रोशन मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब गुलशन साहब, PCS, जो न सिर्फ एक फ़र्ज़ शनास अफसर हैं बल्कि इल्म तहज़ीब से गहरी वाबस्तगी रखने वाले एक मुखलिस इंसान भी हैं। आप लोग ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। जो कौम सो गई थी सदियों की नींद से, जो कौम सो गई थी सदियों की नींद से, सर सैयद ने जगाया कलम की चैन से। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार साहब, बाकी हमारे साथी PCS अधिकारी रिजवान साहब, जनाब नियाज जमाली साहब, नुमान साहब और इस विद्यालय के शिक्षकगण, सारे छात्र और छात्राओं, आप सभी को हमारी तरफ से सर सैयद अहमद डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप मेरे इतना कहने के बाद ये तो बात समझ गए होंगे कि ये किसी और भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस मंच से इस भाषा में बोला नहीं गया। तो आपको ये बात जरूर लग रही होगी कि इस भाषा में ये क्यों बोल रहे हैं। तो हम जिस यात्रा से हो करके गुजरे हैं उसी में इसका जवाब है। हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहां घर पहुंचने के लिए आपका अपना साधन नहीं है तो 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांव है, दूर दराज का गांव है। तो वहां से निकलते निकलते पढ़ने के मकसद से जब निकले तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हमने। तो जो गोरखपुर है वो अलीगढ़ नहीं है। गोरखपुर जो है वो गुरु गोरक्षनाथ की नगरी है। तो वहाँ की भाषा शैली, रहन सहन वो बिल्कुल अलग है। वहाँ से हम निकले तो इलाहाबाद गए। तो इलाहाबाद भी अलीगढ़ नहीं है। इलाहाबाद है तीर्थराज प्रयागराज, वहाँ संगम है। वो भारत की हिंदू संस्कृति, आज के दौर में जो प्रचलित शब्द है सनातन संस्कृति का वो केंद्र है। आप मान सकते हैं, आप जानते भी हैं। वहाँ से निकले तो दिल्ली गए तो दिल्ली में कोई संस्कृति नहीं है, सारी संस्कृतियों के लोग वहीं मिलते जुलते हैं। तो वहाँ थोड़ा बहुत मेरा परिचय हमदर्द स्टडी सर्किल से हुआ, जहाँ IAS PCS की तैयारी की जाती है। आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि वो बहुत वहाँ पे अलीगढ़ के लोग भी काफ़ी रहते। तो उसके बाद जो नौकरी हुई तो फिर जगह जगह कई जिलों में, मुरादाबाद, इलाहाबाद, हापुड़, गाजीपुर, लखनऊ, फिर आजमगढ़। तो ऐसे इस पूरी यात्रा में हमारा कभी अलीगढ़ से कोई साफका ही नहीं पड़ा। तो इसलिए हमारी बातचीत करने की और इस तरह के कार्यक्रमों में आने जाने की उस तरह के प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ते लिखते जब किताबों में हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में जो कुछ भी जाना समझा, तो उस समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो हम ये यात्रा कर रहे थे उस यात्रा का एक नेतृत्व करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश में पैदा हुआ है जो
जाने अनजाने हर किसी को प्रेरित करता है। आप आज की डेट में सर सैयद अहमद खान को किस लिए जानते हैं? जो कुछ नहीं जानता है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जानता है उनको, जो उससे थोड़ा जानता है आगे वो जानता है कि सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम किया। तो वो हमारे लिए, आपके लिए और सभी बच्चों के लिए वो एक मोटिवेशन का काम करते। ये उनकी महानता इस बात में थी कि आप उस जिस दौर में वो पैदा हुए या जिस दौर में वो बड़े हो रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो भी सिविल सेवा में थे। सिविल सेवा मीन्स की जुडिशरी के सर्विस में, आप सब लोग जानते हैं। तो जिस वो दौर में थे, वो दौर आपको जैसे आप क्या कहते हैं, उन्होंने इंग्लिश सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अपनाया, साइंटिफिक सिस्टम अपनाया, उन्होंने जो सिलेबस को चेंज करने की बात की, वो सिलेबस को उन्होंने जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको अपनाया। वो दौर ऐसा था कि दुनिया में रेनेसा का दौर गुजर चुका था, एनलाइटमेंट का दौर आया हुआ था। हमारे बीच में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर लोग भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि वो इस बात को बहुत बेहतर समझ पाएंगे और वो उनके दौर को उस चीज़ से जोड़ पाएंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बच्चे भी इस बात को समझेंगे कि हम उनको महान क्यों मानते हैं। आज इतने सालों के बाद भी उनका जो आप जन्म दिवस मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं? वो दुनिया में जो रेनेसा का दौर, एनलाइटमेंट का दौर, जो बुद्धिवाद, विवेकवाद, विज्ञानवाद, तर्कवाद, इन तमाम चीज़ों का दौर चल रहा था, हाफ्स, लॉक, रूसो, ये सारे जो विचारक चल रहे थे, उनको उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, उसका नेतृत्व किया उन्होंने। वो जो बौद्धिक जागरण था, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था, जो फिलोसफर्स थे, उसको उन्होंने यहाँ पे लीड किया और वो अपनी कम्युनिटी को उन्होंने वो ले गए आगे। जब उनको अभी जो है अध्यक्ष साहब कह रहे थे 1857 के विद्रोह के बारे में उन्होंने चर्चा की, जो उन्होंने किताब लिखी है असबाब बगावत हिंद। तो असबाब बगावत हिंद उनको लिखने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि जो ब्रिटिश आए थे तो वो मुगलों के शासन के बाद आए थे। आप ये भी जानते हैं कि मुगलों के राज दरबार में सर सैयद अहमद खान साहब के परिवार के लोग उन्हीं के साथ आए थे और उनके कोर्ट में वो बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे, मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे थे, वो उस परिवार से बिलोंग करते थे। तो जब 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश लोगों ने कहा कि ये जो मुस्लिम्स से हमने ये इंडिया का रूल लिया है, तो ये 1857 का विद्रोह इसीलिए हुआ है, उन लोगों को इस बात की तकलीफ है, तो मुसलमानों को जो है हमारे सिस्टम से बाहर करो, इनको पीछे करो। उन्होंने उसकी जो है पूरी तरह से समन्वय स्थापित किया। उन्होंने इसके इंतजाम किया कि नहीं, मुस्लिम ऐसे नहीं है, हमारा डेवलपमेंट इनके साथ मिलकर के चलना है। और डेवलपमेंट का तरीका उन्होंने क्या बताया कि हमारे समाज में जो जैसे आप समझते हैं ये 1875 के पहले का दौर है, उनका जो सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म का दौर है, जिस समय में आप जैसे बता रहे थे कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और उसी समय उन्होंने एजुकेशन पे भी काम शुरू कर दिया था। मुरादाबाद में उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल बनाया था, आपके इलाके में ही गाजीपुर में एक इंग्लिश स्कूल बनाया था। ये भी ये लोग बताते हैं, हम तो चर्चा में बताए लोग कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गाजीपुर में बननी थी, तो आपका इलाका तो एजुकेशन के मामले में वैसे ही, तो वो उनकी यहाँ पे पोस्टिंग रही, उन्होंने ये काम शुरू किया था। लेकिन उन्होंने जो सिस्टम एडाप्ट किया, वो जैसे कौम शब्द का इस्तेमाल करते थे, कौम शब्द को नेशन शब्द से वो इस्तेमाल करते थे। तो उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश का जो सिस्टम है उसको नौकरी में जाना है, हमें सरकार के साथ काम करना है,
बाद में उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये कांग्रेस का साथ नहीं दे। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो लोग, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी इस बात के लिए शिकायत भी करते हैं, तो ये शिकायत करते हैं कि वो जो है ब्रिटिश के साथ मिले हुए कांग्रेस के समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन सही बात तो ये है कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी, उसी के आधार पर कांग्रेस का गठन हुआ था और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन उन्होंने ही बनाई थी, वो उसके संस्थापक सदस्य थे। और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो उस समय जो है एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, और वो ये चाहते थे कि जो राजनीति में अगर हम अपनी कौम को उलझाएंगे तो वो जो ये एजुकेशन सिस्टम हम एडाप्ट कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम में हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने जैसे जो बात कही कि हिंदू वो रूढ़िवादी नहीं थे, मतलब ये बात जो हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब जितना आप अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने 1882 मई में पटना में एक भाषण दिया था, वो बहुत बहुत फेमस भाषण है। उसमें दो बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, तो जो दो बातें उसमें से हम समझ पाए उनके बारे में, वो ये थी कि उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू मुसलमान उसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, और दोनों जो है अगर दोनों में से कोई खराब है तो वो खूबसूरती नहीं रह जाएगी। तो आप इसको क्या समझते हैं? आज की डेट में आप सबका साथ और सबका विकास जो आप नारा सुनते हैं, समझते हैं, तो वो वही नारा है, वो वहीं से निकल के आता है। वो वही जो है सह अस्तित्व और सहिष्णुता वाला भावना है। वो हिंदू मुसलमान का कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात नहीं कर रहा है, वो उसके कोऑर्डिनेशन और साथ मिलकर के चलने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी भाषण में, जैसे आज उर्दू और हिंदी की बात चलती है, उर्दू वर्सेज हिंदी, हिंदी वर्सेज उर्दू, वो उन्होंने उसी भाषण में उन्होंने कहा कि जो भारत में हिंदू संस्कृति के लोग हैं, वो जो हिंदू लोग हैं वो बहुत पहले भारत में आए, वो अपना घर जो है भूल चुके हैं, वो कहाँ से आए वो उसकी यादें नहीं है उनके, हम भी बाहर से आए। तो जो उर्दू है न उनकी भाषा है न हमारी भाषा है। हम अगर आप मानते हैं, आप जहाँ से आए हैं आप जोड़ करके देखिए तो क्या उस देश में उर्दू चलती है? नहीं चलती है। उर्दू केवल इंडियन कॉन्टिनेंट में चलती। उन्होंने वो बात उस समय कही कि उर्दू न उनकी भाषा है न हमारी भाषा है, वो यही हमारे उनके आपसी समन्वय से और कोऑर्डिनेशन से उपजी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम उनके बारे में जितना ही जानेंगे, हमको लगेगा कि आज के दौर में वो इतना प्रासंगिक हैं, उनकी बातें इतनी प्रासंगिक हैं कि हमको उनको जो है अपना अभी भी लीडर मानना चाहिए, हमेशा लीडर मानना चाहिए, और युगों युगों तक हमको अपना लीडर मानना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। आज कौम की बेहतरी, समाज की बेहतरी, जैसी भी बेहतरी है, तो कैसे बेहतरी आप लाते हैं? आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? सोचते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, सीए बनेगा, अफसर बनेगा, या कोई एक अच्छा समाज सेवी बनेगा? क्या सोचते हैं? इसके अलावा कुछ सोचते हैं आप? अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो वो उन्होंने ये बात सोची। उन्होंने सोचा कि हमारे कौम के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इंग्लिश पढ़े बिना ये संभव नहीं था। जो इंग्लिश सिलेबस था, करिकुलम था, उसके बिना ये संभव नहीं था। उन्होंने उस चीज पे जो है फोकस किया, इंट्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया। आज की डेट में भी आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। विज्ञान पढ़े बिना आगे बढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी पढ़े बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या जो कुछ भी चीजें आपको एक जीवन को सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी है, वो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा जरूरी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी है। आज की डेट में आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में ये लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में विकसित किया जाएगा। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट आप सोचिए, वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बहुत बाद में 1949 में भी नहीं, मेरे ख्याल से 1975 में शायद इंट्रोड्यूस हुई है, या 1952 में, हम कंफर्म नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर साहब बैठे होंगे, जानते होंगे। वो फंडामेंटल ड्यूटीज, वो साइंटिफिक सोसाइटी 1863 के मेरे ख्याल से बनी हुई है,
1863 या 61 की, 63 की है, हाँ 63 की बनी हुई है। और वो आकर के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी, है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं वो उस समय एनलाइटन थे, हम उनको आज की डेट में क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उस दौर में एनलाइटन थे, आज के दौर में हम एनलाइटन नहीं है। तो हमें एनलाइटन बनाने के लिए उनके नक्शे कदम पे चलना होगा। हमें तमाम तरीके से एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ आजमगढ़ आने के बाद हमको पता चला, जो हमने ये आप नुमान साहब से बातचीत हुई और इनके स्कूलिंग के सिस्टम सुधा, फिर मैं रास्ते में सोच रहा था कि जब सर सैयद अहमद खान साहब जो है पोस्टिंग थी उनकी मुरादाबाद में, वहाँ इंग्लिश स्कूल बना सकते थे, गाजीपुर गए, गाजीपुर उन्होंने बनाया। तो यहाँ जो चेयरमैन साहब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है, मेरे ख्याल से इसकी कड़ी वहाँ से जुड़ती है और वो उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों से कभी भी किसी भी तरह की इसमें मदद की ज़रूरत होगी, हम बहुत बहुत जो है तहे दिल से इसमें जो है योगदान करना चाहेंगे। कभी भी आप याद करिएगा, जो है हमेशा हाजिर रहेंगे।